आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को और क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, ये जो केस है, आज जो जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त सामने आया है, और उससे पहले आप देखें तो जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख़त लिख चुके हैं कि इसके ऊपर एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया, यानी पूरे पाकिस्तान के जजेस को इकट्ठा किया जाए और उनसे भी ये पूछा जाए कि कहीं उन पर भी कोई दबाव तो नहीं है। तो ये मामला जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि 2 बड़े इदारों के दरमियान में एक मिसट्रस्ट का जो है वो लग रहा है। और बस पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, उसमें ये इस बात का मुतकाज़ी है, ये सूरत हाल के अदारों को आपस में बैठ के ये मामला हल करना चाहिए और एक टेबल पे बैठ के इस बात को देखना चाहिए कि कौन सी बात जो है वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान की जमहूरियत के, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ वर्जी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रही है, और क्या कौन सी बात पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी अहम है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वज़ीर इत्तलात की और वज़ीर कानून की, तो उन्होंने कहा था कि एक पैगाम भेजा गया था। ये अब बात तहकीकात क्या होनी है, ये बात सीधी है कि जस्टिस मंसूर उस्मान ने वो पैगाम लेकर गए थे कि आप ये जो कार्रवाई है, आपको ये याद होगा जिस केस में ये सारी बात हो रही है वो है बुशरा बीबी का, लतीफ़ खोसा का की ऑडियो लीक होने का, और उसके ऊपर जस्टिस सत्तार ने मुख्तलिफ इदारों से जो रिपोर्ट्स मांगी हुई हैं, और मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि आज ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ इदारों ने जमा भी करा दी है, उनका जो मौक़िफ़ है। तो ये बात इस तरह से जाती है कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें और उससे भी पहले आप दुनिया की तारीख में देखें तो आपको 1972 याद होगा जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ, और उस वक्त रिचर्ड निक्सन को इस जासूसी के, यानी इल्ज़ाम तो ये ना कि हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होती है, हमारे घरों के कमरों में भी इवन कैमरे या सर्विलेंस लगाई जाती है, तो ये सर्विलेंस का मामला चल रहा है। तो रिचर्ड निक्सन को उस वक्त, और अमेरिका के अवाम को समझ आ गई थी कि ये मामला ठीक नहीं, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और पाकिस्तान में नहीं, मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूँ कि 29 मार्च को वहाँ के 600 वकला ने चीफ जस्टिस इंडिया को DY चंद्रचूड़ को ख़त लिखा कि मूडी हुकूमत जो है वो अदलिया पे दबाव डाल के फैसले लेना चाह रही है, तो इसके ऊपर वो मामला भी वहाँ पे ज़ेरे गौर है, ज़ेरे समात है। तो ये सारा फैसला अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल में होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कन्फ्रंटेशन या मीडिया के ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। आज जो है वो चीफ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, उन्होंने ये भी कहा कि एक जस्टिस तार के एक ख़त का एक हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो इसकी रिपोर्टिंग से पहले इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि कहीं ये मामलात को ख़राब तो नहीं कर रहा। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जो है अब उस क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है कि जिसमें साबिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का वो मामला है जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के केस, जो पनामा केस है, उसके लिए उन्हें कहा गया कि इसका फैसला इस तरह करें। उससे पहले अगर आप पीछे भी नज़र दौड़ाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी में जस्टिस नसीम हसन शाह का मामला जो हमारे सामने है। तो बहरहाल अब मामला सोशल मीडिया की वजह से या बाकी मामला की वजह से इस नहज पे पहुँच गया है कि इसका अब एक सॉलिड और मुस्तकिल हल जो है वो सामने लाना पड़ेगा। ठीक है फारूकी साहब, आपको लगता है कि इसका मुस्तकिल और लॉन्ग लास्टिंग और एक इम्पैक्टफुल जो हल है वो पॉसिबल है? देखें, पता क्या है, ये उस्मा ये चीज़ें चल रही थी काफ़ी अर्सा से, शुरू से जब से ये सिलसिला चल रहा है, और हमारी अदलिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये अमूमी तौर पर सेम पेज पर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स है, ये 2 इदारे, उसके अंदर इनका बहुत ही फैसला कुन किरदार रहा है। और हमेशा हमने देखा, अब ये चीज़ें जो हैं कोई छुपी हुई तो है नहीं है, ये तारीख़ की किताबों में आपको मिलेगी, रिकॉर्ड पे मिलेगी कि जो मार्शल लॉज थे उनको अदालतों ने जवाब फराहम किया। तो वो क्या था उस वक्त भी, तो जाहिर है कि नसीम हसन शाह साहब का जो इंटरव्यू है इफ्तिखार अहमद साहब के साथ, उसमें तो बड़ी खुली खुली बातें हैं। अच्छा, लेकिन अब क्या हो क्या रहा है? अब असल में सूरत हाल ये है कि चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही हैं, ऐसे जैसे कोई करेक्शन हो रही होती है ना किसी चीज़ की, वो निज़ाम पूरे का पूरा उधर जा रहा है। इदारे जो हैं वहाँ पर नए लोग आ गए हैं, जैसे हम सियासी तौर पर कहते हैं ना कि नई जनरेशन आ गई है, वो कुछ और तरह से सोचती है, इसी तरह इदारों के अंदर भी नई अप्रोच आ गई है। अब वो नए सिरे से नए असूल मुतय्यन करना चाहते हैं। इससे पहले अंडरस्टैंडिंग से बातें होती थी। अच्छा, अब ये जो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि ये बड़ा गलत बात है कि ये तासुर गलत है कि इदारों के दरमियान कोई इख्तलाफ राय है। नहीं है, बिल्कुल इख्तलाफ है, ये उनके कहने से ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये इख्तलाफ है। दूसरी बात उन्होंने जो की वो ये कि उन्होंने कहा कि जो सर्विलेंस के मामलात हैं उन पर
जो है हमने ये रिक्वेस्ट की कि वो उस पर इन कैमरा जो है हो जाए ब्रीफिंग। अच्छा, पहली बात से मैं उनकी इख्तलाफ करता हूँ, दूसरी बात से मैं उनकी इतफाक करता हूँ कि उन्होंने कहा कि सर्विलेंस के जो मामला हैं इन पर इन कैमरा बात होनी चाहिए। ये ऐसा होता आया है पहले भी और इसमें बाज़ुकात ऐसा होता भी है। आपको याद होगा कि जब 2008 की हुकूमत थी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ अली जरदारी सदर थे, तो इन्होंने वार ऑन टेरर जो थी उसके हवाले से एक पार्लियामेंट को एक ब्रीफिंग के लिए हमारे जो आला हुकाम थे इंटेलिजेंस के उन्हें कहा था कि आप ब्रीफिंग दें, अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दें। और लेकिन उसके साथ साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि ये चूंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए ये ब्रीफिंग इन कैमरा होगी, तो इन कैमरा हो गई। ठीक। बेशुमार ऐसी अदालतों के अंदर समाअत ऐसी होती है कि जजेस अपने चैम्बर में कर लेते हैं कि ये मामला चूंकि इसकी नोयत ऐसी है। यहाँ पर अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि जो मैंने पहले कहा कि नए सिरे से नए असूल मुतय्यन करने की शायद ज़रूरत है और मुख्तलिफ अप्रोच जो है हर जगह पर पाई जा रही है। यहाँ पर नए सिरे से एक लाइन ड्रा करने की ज़रूरत है कि जैसे हम कहते हैं कि कौमी वसी तर कौमी मफाद या नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़, नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन करना होगा कि कहाँ से नेशनल सिक्योरिटी का मामला शुरू होता है और कहाँ उससे पहले हम खुलकर बात कर सकते हैं। ठीक। तो ये बैठकर जो है वो चीजें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। फारूकी साहब, अभी जो अदालत में मुदाखलत के मामले पर जो आजकल एक डिबेट जो चल रही है जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या रुख इख्तियार करेगी और क्या इसके कोई मुस्बत नताइज निकलेंगे इस डिबेट के? मुस्बत नताइज निकलते हैं। डिबेट कभी भी बुरी नहीं होती। देखिए, डिबेट हो रही है ना, गुफ्तगू हो रही है, बेशक उसके अंदर लेटर्स लिखे जा रहे हैं, बार की तरफ से बात की जाती है, बेंच की तरफ से भी बात की जाती है, दूसरी तरफ से भी उसका जवाब आता है। लेकिन इसके अंदर मुझे एक इंटरेस्टिंग पहलू ये लगा है कि जैसे हुकूमत खुद आज लॉ मिनिस्टर और जो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अटॉर्नी जनरल जो है वो भी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो इस चीज़ को मुझे बड़ी अजीब लगी है कि वो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अभी कल तक मुस्लिम लीग नून इस बात का खुद बर्मला इजहार करती थी कि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है, वहाँ पर दबाव आता है। और जो पनामा केस था, लेकिन ये तो गवर्नमेंट से पहले की शिकायतें होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, जो पनामा केस है उसको तमाम तर मुस्लिम लीग नून ने रगड़ा ये लगाया कि व्हाट्सएप के ऊपर बेंच बने और व्हाट्सएप के ऊपर फैसले हुए, आपके सामने हैं। तो उस वक्त तक ये सारी चीज़ें, वो इन चीज़ों का ये मौक़िफ़ वो खुद लेकर चल रहे थे, ये बयानियाँ वो खुद लेकर चल रहे थे। लेकिन आज देखें, मैं ये वैसे बात कर रहा हूँ कि ये सियासत की ये सितम ज़रीफ़ी है कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो उन्हीं चीज़ों के आप कस्टोडियन हो जाते हैं। राइट। आप उन्हीं चीज़ों को आप खुद फिर दिफा कर रहे होते हैं। तो आज अटॉर्नी जनरल के जरिए भी हुकूमत ने दिफा किया और बाद में हुकूमत के दो जो तर्जुमान थे, वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात, उन्होंने भी बैठकर इस तमाम चीज़ को डिफेंड किया कि नहीं, कोई मुदाखलत नहीं है और अदलिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। अब कल को ये क्या कहते हैं, हालात तो एक जैसे नहीं रहते, पता नहीं क्या मुस्लिम लीग नून का बयानिया कल को क्या हो। सही। जो भी तरीक़ाकार हो, फाइनली जो है वो बातचीत होनी चाहिए, डिबेट को होना चाहिए ताकि लोगों में भी अवेयरनेस पैदा की जा सके और लोगों को भी ये पता हो कि किन मामलात में बात करनी है, कहाँ पर उनका दायरा इख्तियार है, कहाँ पर उनका जो हक है वो इस्तेमाल किया जा सकता है।